सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे ग्रेविटी सर्कल क्लास 11th के जेई और नीट के प्यारे प्यारे एस्पायरेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो देख लिया होगा, NCERT एंड CBSE का सिलेबस आ चुका है। एंड CBSE ने इस बार ये बोल दिया है कि जो आपका टर्म 1 होगा वो ना सिर्फ 10th और 12th बल्कि 11th एंड 9th के स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई होगा। दैट मीन्स आप लोगों का भी टर्म 1 ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। मतलब अब आपका भी जो रिजल्ट बनेगा 11th वाले बच्चों का वो फाइनल एग्जाम्स का नहीं बनेगा, बल्कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस इंटरनल असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल वगैरह के हिसाब से बनेगा। और टर्म 1 पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। मतलब अब ना तो कोई क्लास 11th का बच्चा रहा, ना तो कोई जेई का, ना तो कोई नीट का, क्योंकि सभी को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब रट्टाफिकेशन वाला काम खत्म हो गया है। तो जो मैं शुरू से कर रहा था, जो मैं आपको आरंभ बैच में चैप्टर 1 सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करा रहा था, अब आपको सब जगह वही करना पड़ेगा। तो वी वर ऑन द राइट ट्रैक, वी विल स्टडी ऑन आर राइट ट्रैक। अब हम लोगों को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप लोगों को टर्म 1 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बाद केमिकल बॉन्डिंग आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन आएगा, हाइड्रोजन आएगा और स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा। तो अब हम लोगों के 3 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर छोटे छोटे और आने हैं। फटाफट से हाइड्रोजन और रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, लल्लू चप्पू चैप्टर्स हैं। तो वो चैप्टर्स आप मान के चलो 10-10 दिन में होने वाले चैप्टर्स हैं। 10-10 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम लोगों का तो सिलेबस नवंबर के पहले ही खत्म हो जाएगा। टर्म 1 का सिलेबस तो हम खत्म कर चुके होंगे, टर्म 2 पर आ चुके होंगे। तो चलो गाइस, बहुत बढ़िया पेस पर चल रहे हैं, जेई और नीट के लेवल पर चल रहे हैं। उसके बावजूद वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आरंभ बैच में अच्छे तरीके से पढ़ते चलो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरे प्यारे बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था 1913 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने 1930 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास में हमें प्रोड्यूस किया था, हमें प्रोवाइड किया था। मोज़ले का काम बड़ा सिंपल था। एक्चुअली मोज़ले सर ने क्या किया था, मोज़ले बोम्बार्डेड द बीम ऑफ एक्सरेज जिनकी फ्रीक्वेंसी म्यू थी। आप सभी लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो ही बॉम्बार्डेड द बीम ऑफ एक्सरेज जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू थी ऑन द मेटल्स और वी कैन से ऑन द मेटेलिक प्लेट एंड फाउंड that mu versus atomic number curve was a straight line. In fact, यहाँ पर what do you mean by AN? atomic number. बेसिकली एटॉमिक नंबर को यहाँ पर कंसीडर करने का लॉजिक क्या था? Why he used atomic number? एक्चुअली आप ये मान के चलो कि ये एक एक्सीडेंशियल चीज थी। एक्चुअली मोज़ले का काम ये था कि अगर मैं एक मेटल एम पर एक्सरे की बीम को गिराता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है या नहीं, या कितनी फ्रीक्वेंसी देने पर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक जैसा। तो यहां पर मोज़ले ने देखा कि अगर किसी मेटल के अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन कितनी फ्रीक्वेंसी देने पर इजेक्ट हो गया। वहीं पर अगर मेरे पास में कोई मेटल है जिसके अंदर 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन कैसा इजेक्ट होगा।
तो बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू थिंक कि मेटल के अंदर जो न्यूक्लियस है, मेटल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके पास में अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा होल्ड करने की ताकत है। मतलब कि एटॉमिक नंबर का यहां पर यह मतलब नहीं था शुरुआत में कि एक एटम का कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली यहां पर एटॉमिक नंबर से उनका यह मतलब था दैट द पावर ऑफ अ न्यूक्लियस, द पावर ऑफ अ न्यूक्लियस टू होल्ड इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज, जिसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, विच वॉज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आज Z इफेक्टिव के नाम से भी लिखा जाता है। सो बेसिकली मोज़ले का काम क्या था, मोज़ले ये देखना चाहते थे कि कौन सा मेटल कितना इफेक्टिवली चिपका हुआ है, कौन से मेटल का इलेक्ट्रॉन, कौन से मेटल का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है, टाइटली पकड़ा हुआ है, यानी न्यूक्लियस इतना मजबूत है कि उसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दबा रखा है, पकड़ रखा है, अपनी ओर खींच रखा है। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मुझे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ रही है, वैसे वैसे मुझे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ रही है। तो उन्होंने यहाँ पर एक एक्सिस पर नाम लिख दिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं लिखा था, उनका मतलब था Z इफेक्टिव, यानी कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन ने वैलेंस शेल के कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। और हम लोग सब जानते हैं कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर होता है। तो लेटर ऑन हमने इसको एटॉमिक नंबर बोल दिया, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, वर्सेस अंडर रूट म्यू। मतलब यहाँ पर उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी ली उसका अंडर रूट ले लिया। एक्चुअली समझना बात को, जैसे आप एक ग्राफ बना रहे हो, आपने पहली फ्रीक्वेंसी रखी 4, अगली फ्रीक्वेंसी आपको मिली 16, अगली फ्रीक्वेंसी आपको मिली 25, अगली फ्रीक्वेंसी मिली 36, आप एक्सिस के बाहर चले गए, यानी ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बड़ा होता जा रहा है। ठीक वही प्रॉब्लम इनकी एक्सरे में भी हो रही थी, इनकी एक्सरे की वैल्यू बड़ी आ रही थी, मतलब मैथमेटिकल बड़ी आ रही थी। तो समझना कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, नहीं, वैसे तो बहुत माइक्रोवेव से आप लोग सब जानते हो ये, मतलब माइक्रो मतलब छोटी रेंज की होती है, इनकी 10⁻⁻- में इनकी वैल्यूज होती है। लेकिन इमेजिन करना कि वैल्यू ग्राफ में बड़ी दिख रही थी, अब ग्राफ में इतनी बड़ी वैल्यूज कैसे पुटअप करें, तो उन्होंने इसका अंडर रूट ले लिया ना, अंडर रूट 4 विल बिकम 2, अंडर रूट 16 विल बिकम 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा, देखो वैल्यू अपने आप घट गई। नाउ अंडर रूट 25 विल बिकम 25, यानी कि 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा। अंडर रूट 36 विल बिकम 6, तो ग्राफ कंप्रेस हो गया, ग्राफ छोटा हो गया। तो ग्राफ को लेस कॉम्प्लेक्स करने के लिए मोज़ले अंकल ने ये गेम खेला। तो इन्होंने देखा कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर छोटा होता है, यानी जिस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कम प्रोटॉन होंगे, उसे हमें कम एक्सरे देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा वाले को ज़्यादा, उससे ज़्यादा वाले को ज़्यादा, ज़्यादा 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 एंड ज़्यादा, एंड ही गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व। इनको बिल्कुल एक स्ट्रेट कर्व मिला, एकदम स्ट्रेट कर्व मिला। और जब इन्होंने स्ट्रेट कर्व देखा तब इन्हें एक बात समझ में आई कि यार मैं क्या कर रहा था, मैंने तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट उठाए, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में से पहले मैंने हाइड्रोजन उठाया, फिर उससे ज़्यादा मास लिथियम का था तो मैंने लिथियम उठाया, फिर ज़्यादा मास सोडियम का था मैंने सोडियम उठाया, पोटेशियम, रूबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम उठाया। ओ, तो उन्होंने बोला कि मोज़ले ने बोला कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट मास के हिसाब से रखे थे, उन्हें अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से रख के देखूं तो मुझे ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छी टेबल दिखाई देगी। और यहाँ से उनको क्लिक हुआ, और इस कर्व को लेने के बाद उनके माइंड में एक बात क्लिक हुई, और उन्होंने मेंडलीव के काम को वो दोहरा नहीं रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन उनको एकदम से
कुछ करते करते कुछ पता चल गया, तो उन्होंने मेंडलीव के काम को 100% सही मानते हुए बोला कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो। इसीलिए इन्होंने कभी भी मोजले पीरियोडिक लॉ या मोजले पीरियोडिक टेबल नहीं बोला, उन्होंने उसको मॉडर्न कर दिया, मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है उसमें चेंज कर दो। और क्या कर दो? ही सेड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element is the periodic function of atomic number एंड ब्रैकेट में इसने इनका z इफेक्टिव लिख दिया। therefore इनका ये मतलब है therefore in periodic table elements must be arranged in the increasing order of their atomic number and not by mass। and later on इस स्टेटमेंट को बोला जाने लगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाने लगा? इसे नाम दिया जाने लगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसे नाम दिया जाने लगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच वाज गिवन बाय मोजले अंकल। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो? क्या कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, नोट कर लो, आगे बढ़े। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो मैं इधर से ये वाले पॉइंट्स रब करूंगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ हाइलाइट्स बता देता हूं आपको। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आप लिखते चलो पॉइंट वाइज। सो एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on atomic number, hence electronic configuration plays an important role in it. That is, it is completely based on electronic configuration. It is completely based on इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। क्या ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? कोई दिक्कत प्यारे बच्चा लोग इसके अंदर? किसी भी तरीके की कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक इशू और सॉल्व हो गया। एस इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, now isotopes can be considered। अब आप यहाँ पर आइसोटोप्स को कंसीडर्ड कर सकते हो। जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हर आइसोटोप का मास अलग होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, इनफैक्ट बोरॉन के 2 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के 3 होते हैं, नाइट्रोजन के 3 होते हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं। तो इनके आइसोटोप्स को आप वहाँ पर कंसीडर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप इसके आइसोटोप को कंसीडर करोगे क्योंकि हम मास के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की। अब भले ही इस कार्बन का मास 12 हो, 13 हो, 14 हो, भले इस हाइड्रोजन का मास 1 हो, 2 हो या 3 हो, इन सब का एटॉमिक नंबर तो सेम है। इन सब का एटॉमिक नंबर 6 है, इन सब का एटॉमिक नंबर 1 है। तो बस एक डब्बा बनाओ, उसमें हाइड्रोजन लिख दो और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख दो, बात खत्म। फिर इसके कितने भी आइसोटोप हो, 450 आइसोटोप हो, अपने को क्या लेना देना इससे? अपने को क्या कहते हैं, अपने को क्या लेना देना? जैसे जैसे पैसे कम आए, अपन को चाहिए दिन में स्पेशल चाय, शाम को दारू, रात को तुम्हारे कमेंट्स और नींद आ जाए, ए गणपत चल दारू ला। चलो क्या चीज़ क्लियर हो गई? तो इसके अंदर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और क्या प्रॉब्लम थी?
मोज़ले ने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की 12 बजा दी। वहाँ पर मेंडलीव ने बोला था कि मेरे पीरियोडिक लॉ को कभी कभी मुझे ओवरकम करना पड़ता है, कभी कभी मुझे एलिमेंट्स को जिनका मास ज़्यादा है उन्हें पहले रखना पड़ता है, फिर जिनका मास कम है उसे बाद में रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये लफड़ा ही नहीं है। हियर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नेवर गेट्स ओमिटेड, कभी इसे ओमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी अगर किसी का एटॉमिक नंबर 5 है और किसी का एटॉमिक नंबर 6 है तो 5 पहले आएगा 6 बाद में। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 118 तक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए क्या किया गया? मोज़ले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स देखे, फिर उन 8 ग्रुप्स के 2 सब ग्रुप देखे और 8वें ग्रुप के 3 पार्ट देखे। मोज़ले ने बोला इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, आप तो एक काम करो 18 ग्रुप बना दो, काम खत्म करो। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर विल बी 18 वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे चलने वाले, वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम, दिस इज टॉप दिस इज बॉटम, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। बस इन्होंने क्या बोला, 7 पीरियड्स होंगे जो कि हॉरिजॉन्टल होंगे, 7 पीरियड्स विच आर हॉरिजॉन्टल, या 7 हॉरिजॉन्टल एंड 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होंगे। ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने समझ ली। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन पहले आप इसका एक इंट्रोडक्शन देखते चल रहे हो। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो पीरियोडिक टेबल में बता रहा हूँ यार, अगर तुम इसको एनसीईआरटी में या किसी और रेफरेंस किताब में देखने जाओगे तो ना सबके लिखने का तरीका और सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं इसको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको कितना सिंप्लीफाई कर सकूँ, मैं इसको कितना ईजी तरीके से पढ़ा सकूँ। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई मैं इसे अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों को विश्वास करना होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 101% सही है, और वो सही है, कोई गलत थोड़ी जो मैं आपको गलत पढ़ा दूंगा, सही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको लगेगा सर बहुत कम पढ़ाया है, नहीं नहीं नहीं, अबे तुमको सब मिल गया है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। यानी आपके पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है। जैसा मैंने आपको बोला, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझो कि पीरियड्स बने कैसे। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही हाथ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हाथ है मतलब कि यहां पर आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, दैट पीरियड्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये किस पर बेस्ड है, ये तुम्हारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के ऊपर बेस्ड है, दैट इज ऑन द नंबर ऑफ शेल्स which are present in an atom, that means अगर किसी पीरियड का नंबर 3 है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पीरियड का नंबर 1 है, मतलब अगर आपको पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 1 में एलिमेंट रखना है, तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल चलता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये लेफ्ट टू राइट चलता है, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि यहाँ पर आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हीलियम को रखा पाया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1s1 होता है और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। मतलब इसके पास में भी सिर्फ एक शेल है और इसके पास में भी सिर्फ एक शेल है। तो क्योंकि 118 एलिमेंट में से इन 2 एलिमेंट्स के पास में सिर्फ एक शेल होता है, इसलिए ये फर्स्ट पीरियड में आए। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं
तो सेकेंड पीरियड में आप लोगों को लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन देखने को मिलेंगे। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो। चलिए मैं नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6। आप यहाँ पर देख सकते हो देयर आर 2 शेल्स, एक शेल 1 और एक शेल 2। आप लिथियम देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s1। यहाँ पर भी यू आर ऑब्जर्विंग 2 शेल्स। तो पीरियड्स चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेल इन एन एटम। ऐसे ही अगर आप लोग 7वें पीरियड पर पहुंच जाओगे तो आप लोगों को यहां पर ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जिनमें 7 शेल्स हो, जैसे कि फ्रांसियम, रेडियम, इस तरीके से। यहां पर आपको मिलेगा ओगेनेसॉन, इस तरीके से। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो इन सब के अंदर यू विल ऑब्जर्व 7 शेल्स। जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे देखेंगे तब आपको इनके अंदर 7 शेल्स दिखाई देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो आपका जो पीरियड है, ये जो पीरियड बनता है, दिस पीरियड इज बेसिकली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेल। सिमिलरली अगर हम लोग हमारे ग्रुप की बात करें, कि हमारा जो ग्रुप है वो कैसे बनता है, तो ग्रुप आर वर्टिकल टॉप टू बॉटम। यहां पर अपन हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेंगे देखो। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर बेस्ड ऑन वैलेंसी। ये किस पर बेस्ड है? वैलेंसी पर। दैट इज the orbital, that is the orbital in which the last, or we can say valence electron is filled। सर समझ में नहीं आया। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में लिथियम नाम का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 3, तो इसका पहला शेल कौन सा होगा? 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर इसका दूसरा शेल कौन सा होगा? 2, और ऑर्बिटल कौन सा होगा? 2s ऑर्बिटल। और 2s ऑर्बिटल में इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन वो इसमें आया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो कौन सा है? वो है s ऑर्बिटल। और इसके वैलेंस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं देखूंगा कि लिथियम के अलावा और कौन कौन से 118 में से एलिमेंट हैं जिनका वैलेंस ऑर्बिटल s हो और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे अगला एलिमेंट मिला सोडियम। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आपने इसका 2px, 2py और 2pz देखा, इसमें भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिले। लेकिन यहां पर आपने देखा कि अब इसके 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये फुलफिल कर रहा है उस चीज को? हाँ, इसका वैलेंस ऑर्बिटल भी s ऑर्बिटल है और इसके वैलेंस ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे करते करते अब आप लोग क्या करोगे? हर ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम में एलिमेंट्स को रखते जाओगे ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। इस हिसाब से आपके ग्रुप्स बन गए। एंड दिस इज हाउ आपके क्या बन गए? ग्रुप्स बन गए। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इसको रब करना है अर्जेंटली। क्या मेरे लाडलो तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े। अच्छा एक बात बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझने के लिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर देख लेना, क्योंकि अनअकैडमी पर जब मैं इसे पढ़ा रहा था तब वहां पर एक्चुअली 9th-10th के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास मिस कर दी थी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, आप भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए हो। तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 100% समझना है और इसके हर एक ऑब्जेक्टिव को बनाने की ताकत गेन करनी है, तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूरे आने चाहिए, क्वांटम नंबर्स पूरे आने चाहिए, तब जाकर आप ये चीज़ को सीख पाओगे। ठीक है। नाउ हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में
आपको एक बॉक्स, चलो पहले अपन एक काम करते हैं, एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं, ट्याऊ ट्याऊ एंड ट्याऊ। यहाँ पर मैं n लिख करता हूँ 2 3 4 5 6 and 7. This is 7 6 5 4 3 2 एंड यहाँ पर आपको एक बक्सा मिलता है n इज इक्वल टू 1। और मैं इसको काम करता हूँ, इसको मैं आधा कर देता हूँ क्योंकि आधा पादा लोंग स्वादा। ये तुम्हारा एक बक्सा तुमको ऐसा दिखाई देता है। फिर ध्यान रखिएगा पीरियड नंबर 4 से, पीरियड नंबर 4 से अपन एक लाइन बनाएंगे ऐसी, ट्याऊ यहाँ तक, ट्याऊ ट्याऊ और ट्याऊ। 4 को आगे एक्सटेंड कर दो, ढिचकियाँ आऊँ, 5 को एक्सटेंड कर दो, ढिचकियाँ आऊँ, एंड इसको भी एक्सटेंड कर दो, ढिचकियाँ आऊँ। फिर यहाँ पर एक लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। थोड़ा दब जा तू अंदर की ओर मेरे लाल ले गुरी लारी लाल मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर वही पीरियड नंबर 2 से आप एक वापस ऐसा बॉक्स बनाएंगे और इसको ऐसा बनाएंगे पूरा ऊपर से नीचे। इसमें पहले 5 लाइंस बना लो, 1 2 3 4 5, तो 6 बॉक्स बन गए। पीरियड नंबर 2 से एक लाइन बना दो इक्वल, फिर पीरियड नंबर 3 से एक लाइन बना दो इक्वल, फिर ये पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। यहाँ पर एक बॉक्स वापस से बना दो। तो गाइस देखो इस तरीके से आपको एक पीरियोडिक टेबल दिखाई देती है। यहाँ पर इसे नाम दिया जाता है ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। मैंने ऊपर चाहता तो लिख सकता बट ऊपर जगह नहीं थी, चलो मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम हटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया है। सो दिस इज योर ग्रुप 1, दिस इज योर ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 and group 12. Then this becomes group 13, group 14, group 15, 16, 17 और इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ मैं, एंड दिस इज ग्रुप 18। ये आपके 18 ग्रुप्स हो गए। दीज आर योर 18 ग्रुप्स। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? नाउ इन 18 ग्रुप्स को बनाने के पीछे लॉजिक क्या था? देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मोज़ले से। जब मोज़ले इन एलिमेंट्स को बना रहे थे, ही वॉज अनअवेयर ऑफ 14 एलिमेंट्स, जो कि लेटर ऑन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाने गए, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स के नाम से जाने गए। तो उस गलती को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक नीचे ऐसा बॉक्स बनाया गया और वहाँ पर वो 2 प्रकार के एलिमेंट्स रखे गए। इसमें आपको टोटल 14 बॉक्सेस बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल हो गई। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। गाइस, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर कंबाइंडली कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में मिलने वाले एलिमेंट्स को कंबाइंडली एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। वहीं पर ग्रुप 13 से लेकर 18 तक मिलने वाले ये 6 ग्रुप के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ग्रुप 3 से लेकर
ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। एंड बेटा ये जो तुमको दो मिल रहे हैं जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए, दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बात समझ में आ गई? ये ऊपर वाला पीरियड नंबर 6 के अंदर चलता है और ये पीरियड नंबर 7 के अंदर चलता है। कैसे चलेगा वो मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप देखो आपकी पीरियोडिक टेबल आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है। सो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, और पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 टुकड़ों में तोड़ दी गई। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, in fact it should be 2, P block it should be 3, D block and it should be 4, F block। तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज हाउ यू विल बी ऑब्जर्विंग योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चा लोग? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम आगे बढ़े। आप इसको ब्लैंक बना के रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो पीरियोडिक टेबल खुली होगी तुम लोगों के सामने। पीरियोडिक टेबल खुली है तो खुली खुली एक बार उसको पढ़ लो, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, एक बार ऑब्जर्व कर लो। याद तो क्या है, टाइम के साथ में अगले 2 साल के ड्यूरेशन में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। आज खा के कल निकाल देना ये मतलब नहीं है। हम इस आराम से पढ़ेंगे, एकदम प्यार से पढ़ेंगे, लेकिन 100% पढ़ेंगे।